इस मानवता को ओशो की बहुत सारी देन है। अगर ये पृथ्वी बसती है, अगर ये मानवता बसती है, युगों युगों तक लोग ओशो के विभिन्न योगदान को याद करेंगे, रेखांकित करेंगे और अचंभित होंगे कि समय के पहले एक स्वप्नदर्शी ने कैसे न चीजें देख ली। क्योंकि एक नया विजन लाना आसान नहीं होता है। बनी बनाई परंपराओं परिपाटियों के ऊपर उसमें कुछ सुधार कर लेना या उसी के ऊपर नीचे करना वो तो बड़ा आसान है, लेकिन एक पूरा ही नया दृष्टिकोण लाना जीवन का, ये एक बड़ी बात होती है। ओशो ने जोड़वादी बुद्धा की बात करी, भीतर से भी समृद्ध, बाहर से भी समृद्ध। ओशो के पहले बाहरी समृद्धि का अध्यात्म या धर्म के साथ न तो इतना समर्थन था, न इतना स्वीकार्य। लेकिन ओशो लेके आए। ओशो के पहले हमने ऐसा वैभव कभी नहीं देखा। ओशो अच्छे सुंदर कपड़े पहनते, सुंदर दिखते, सुंदर घर में रहते, अच्छी कारों का उपयोग करते, बहुत सारा कुछ। और उसी तरीके का उन्होंने अपने काम को भी उतना ही खूबसूरत बनाया। ध्यान, प्रयोग, थेरेपीज और वो तो सारे अपनी जगह थे, लेकिन बाहरी तल पे भी उनकी कम्यून समृद्धि का शिखर हुआ करते थे। तो और फिर ओशो किसी तरीके के दान या इस तरीके की चीज़ों पे अध्यात्म को निर्भर नहीं रखना चाहते, क्योंकि जैसी दान और ये सब चीज़ें आती है तो जो लोग आर्थिक सहयोग करते हैं फिर उनके निहित स्वार्थ होते हैं, वो चीज़ों को गड़बड़ करते हैं। तो ओशो ने अपने कार्य को स्वावलंबी बनाया, उस तरीके की चीज़ें वो लेके आए। जैसे कि ओशो मल्टीवर्सिटी जो बनाई उन्होंने, वो आर्थिक आमदनी का, ओशो के काम का आर्थिक रीढ़ की हड्डी बनी। अपने प्रवचनों को ऑडियो वीडियो के द्वारा और किताबों के द्वारा दुनिया तक फैलाना, वो आर्थिक समृद्धि का एक आधार बना। तरह तरीके की पत्रिकाएं और सारी चीज़ें, संगीत और क्या नहीं, तो आर्थिक स्रोत नित नए बनाए। अब ओशो के होते न तो इंटरनेट था, न सोशल साइट्स थी, न यूट्यूब था, न अनेक चीज़ें हो रही है वो आज जो हो रही है वो सब ओशो के होते हो थी। अगर होती तो ओशो इन सब माध्यमों का भी अपने कार्य के लिए सदुपयोग करते। संदेश तो निश्चित ही फैलता, मेन मकसद तो संदेश फैलाने का ही था, पर उसी के पीछे भी पैसा भी आता। अब ओशो के काम को देख के और लोगों ने अपने काम धंधे जमा दिए और वो लाखों करोड़ों या अरबों में आज उन्हें अपनी जगह बना ली और कार्य को फैला लिया ओशो की नकल करके। आज वो बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, अपने चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं, वो सारा कुछ वो कर पाते हैं क्योंकि ओशो एक राह बना गए। ओशो लोगों की मानसिकता का निर्माण कर गए अध्यात्म में,
बाहरी समृद्धि के लिए स्वीकार्य कर रहे हैं। ओशो नहीं होते तो आज ये जो कई बड़े अमीरी में चल रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ओशो के पहले कोई नहीं कर पा रहा। अब हैरानी की बात यह कि ओशो से सीख के या ओशो ओशो के कार्य के ढंग को देख के उनने अपने जो भी उनने बनाया जगह पे या जो भी कुछ, तो आज वहां समृद्धि देखो तो हैरान हो जाओ आप। मैं जब ये सब चीजें देखता हूँ, इवन ये देवदत्त फेवदत्त और इस तरीके के लोगों को देखता हूँ, वो भी स्क्रैच से शुरू करके समृद्धि इकट्ठी कर रहे हैं, नकलें कर रहे हैं ओशो की। लेकिन आप जो मूल है, जो असल है, वो दीनहीन है पूरी तरीके से। अब ये निश्चित मैं कहूंगा कि ये जो ओशो के नाम से पोंगा पंडिती शुरू कर दी, देवदत्त ने, लट्ठ भारती ने और इस तरीके के लोगों ने, याद रखना होगा कि ओशो कई बार कहते थे कि पश्चिम में संबुद्धों को सूली दे दी जाती थी या मार दिया जाता था। बोले भारत का ये ढंग नहीं है, भारत का ढंग सूक्ष्म संबुद्ध को मारने का। बोले हम पूजा अर्चना शुरू करते थे, हम कहते अरे आप तो अवतार, अरे आप तो ये, आप तो वो, आप तो वो सब, हम तो बस नाली के कीड़े। ये सूली देने का, और ये शुरू कर दिया इन सब पूरे देश के अंदर, नेपाल के अंदर। हैरान हो जाओगे आप सब देख के, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन सूली दे दी है। ओशो होली महोत्सव और पता नहीं क्या क्या, अरे क्या बकवास शुरू किए यार। मैं भी किसी माता जी का प्रोग्राम देख रहा था जिसमें बैनर देख रहा था, फेसबुक पे आया था, ओशो के चेहरे पे भी रंग लगा दी। गिरते गिरते कहां तल तक गिरेंगे ये पता नहीं चल रहा है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर ओशो का काम जिस तरीके से ओशो डिजाइन कर गए थे उसी को आगे बढ़ाते तो आज इतनी समृद्धि होती, बाह्य तल पे, भीतरी तल पे, कि ये जो टटपुंजियों ने आके ओशो को सूली दे दी, हम सबके देखते नहीं दे पाते। इनकी क्या औकात, ये कर पाए क्योंकि मूल कमजोर हो गया पूरी तरीके से। बाहरी दूसरे लोगों ने अपने अपने, जिसको देखो वही अचार और फचार और पता नहीं कौन कौन, अब पढ़ सब ओशो से रहे, सारी चीजें वहां से वो ला रहे, लेकिन अपने, लेकिन ओशो तो बैठे। जो व्यक्ति दे के गया मौलिक है। अब एक संयोग की बात है, मेरे विचार इसलिए आया कि 2 दिन पहले मैं सैमसंग की एक स्मार्ट वॉच देख रहा था, तो मेरा ध्यान गया कि वो मेडिटेशन, रिलैक्स होने की और काफ़ी सारी उसमें ऑप्शन आते हैं। तो मैंने देखा कि क्या मेडिटेशन करवाते हैं, देखो तो सही में। अभी मैं बहुत नहीं देख पाया, लेकिन जितना देखा, कमाल काम किया है सैमसंग, कमाल। मैं निश्चित रूप से सैमसंग को इस बात के लिए सराहना कर सकता हूं, क्योंकि ध्यान के लिए, शांति के लिए, अपने भीतर के मौन में जाने के लिए किसी तरीके की ये नोटंकी की जरूरत नहीं। चाहे रो बन लबा देन, कुर्सियों पे बैठे न हाथ हिला, अरे कम ऑन यार, ढक्कनो। सैमसंग ने जो मेडिटेशन बनाया, और एक मेडिटेशन फिर मैंने करके भी देखा, सम्मोहन की एक विधि थी। चूंकि मैं काफ़ी सालों तक
पूना में पूरी दुनिया से आने वाले अच्छे अच्छे सम्मोहनविद के साथ काफ़ी सारे प्रयोगों में खुद शामिल रहा हूँ। और मेरा मेरा स्वाद है ये सम्मोहन का, क्योंकि थोड़ी सी मुझे अनुभव भी है। तो मुझे सम्मोहन के लिए आवाज़ और उसको निर्देशित करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। और निश्चित रूप से मैं ओशो जगत में कुछ लोगों को जिस तरीके से देखता हूँ वो अद्भुत है, अद्भुत है। जिसमें एक हमारे मित्र थे ब्रिटेन से आने वाले सुधीर, कमाल की आवाज़ या, क्योंकि उस समूह में जाने के लिए वो आवाज़ जो होती है, वो जो निर्देशित करते हैं, वो बहुत बड़ा माध्यम होती है। वो जितनी अच्छी होगी, सुंदर होगी, सक्षम होगी, उतना ही सम्मोहन में जाना और गहराई से सम्मोहन में जाना, मदिता, साधना माँ या ऐसे नाम और भी है कुछ एक। तो मैं जब सैमसंग के इस सम्मोहन विद को सुनने लगा, कमाल की आवाज़ उसकी। और जब मैं उसने धीरे 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 ओशो का जो एक प्रयोग है हिप्नोसिस फॉर मेडिटेशन, शब्द सह वो लेके आया। मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई चीज़ें थी जो मुझे अब पता ही नहीं कि कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है। तो यस, मुझे अच्छा लगता है सब करना, लेकिन जब मैं उसको करने लगा तो, और उस प्रयोग, ओ हो, मुझे आया कि सैमसंग जैसी ब्रांड ने अगर ये लिया है, क्योंकि आज सैमसंग के प्रोडक्ट अरबों लोग उपयोग कर रहे हैं पूरी पृथ्वी पे, तो कितना न पैसा सैमसंग कमाता है और कितना न पैसा ये जो लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो इनके आर्थिक जुड़ते होंगे चीज़ें। अब ये तो एक उदाहरण है सैमसंग का, अब ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें संभव होती अगर ओशो के पास में उस तरीके, क्योंकि ओशो के समय रहते हर आयाम से ऐसे विशेषज्ञ आ रहे थे जो ओशो के विजन को आगे से आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ नए नए आइडिया लेके आ रहे थे। अगर आज ओशो होते और या ओशो के डिजाइन से काम चल रहा होता, तो सैमसंग के साथ या इसी तरीके की 50 इनके पास भी तो विशेषज्ञ होते होंगे ना, ओशो के काम में सहयोग करते, तो समृद्धि भी खूब आती। ओशो का संदेश भी बहुत तेज गति से अनेक लोगों तक पहुंच पाता, सरलता से, सहजता से। लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये इन लठ भारतीयों को मौका मिल गया सूली देने का ओशो के संदेश को, क्योंकि मूल पूरी तरीके से दिनहीन हो गया। और अगर मूल समृद्ध होता तो ओशो का काम तो हम दिन दुगना और रात चुगना फैलते देखते, लेकिन उसी के साथ में जो ओशो के अनेक लोग हैं, या कह सकता हूँ कि लाखों लोग हैं, उनको भी वो समृद्धि का कहीं न कहीं फ़ायदा मिलता है। क्योंकि ओशो के जीते जी हमने जो ओशो के आसपास रहते हुए पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ किया, वो हमें मिल रहा था वो सब, क्योंकि ये संभव था, उस वक्त संभव हो रहा था। उसके बाद नहीं हो पाया, तो आज सब गली कुचों में भटक रहे हैं, 2 टाइम की रोटी के लिए जुगाड़ जुगाते फिर रहे। क्योंकि जब एक जगह गरीबी आई, अभाव आया, तो उसने पूरे वर्ग को अभावग्रस्त कर दिया, गरीब कर दिया, दीनहीन कर दिया। अब हमारे इधर एक कहावत, इसकी कोई ऐसी एक कहावत अंग्रेजी में भी है, अभी मुझे याद नहीं आ रही, कि खांड की बुरियां तो अवगी पड़ी, अनलूण की बुरे के पहरेदारी लाग गई।
यानी इसका अर्थ ये है कि नमक की बोरियों की तो पहरेदारी करें और शक्कर की बोरियां ऐसे ही पड़ी है। ऐसा हो गया ओशो के कार्य के साथ, छोटी छोटी चीजों के तो छाती पे बैठ गए। और जो मूल था उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और शातिर लोग उठा लेंगे उस सब मूल को, वो माला माल हो गए और हम नमक की बोरियां लेके बैठे हुए हैं। तो और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि आने वाले समय में सैमसंग जैसे ब्रांड या और कई ये जो बहुत सारे नकलची आ गए हैं उनके और भी कई चीज़ें अपने इलेक्ट्रॉनिक साधनों में जोड़ने लग जाए। कुछ तो चल रहा होगा, चलता होगा, और ये संभव तो है। और आज यूट्यूब है, आज फेसबुक है, आज ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका तो उपयोग किया ही जा सकता है, किया जाना चाहिए। ऐसा छोटा और तंग दिल दिमाग या मन, क्योंकि ओशो के पास ये तंग दिली के लिए कोई जगह नहीं। मसला हर चीज को मुट्ठी में दबा रहे, बीच रहे, खत्म कर दिया सब चीजों को। लेकिन नुकसान ये हो गया कि मूल जब इस तरीके से असमर्थ हो गया, असहाय हो गया, कमजोर हो गया, तो फिर इन शातिरों को मौका मिल गया ओशो संदेश को सुली देने का। और ये भी हुआ, इसका दोष भी देना तो मूल को ही पड़ेगा। लेकिन अब बैठे बैठे देखते रहो। यस, अच्छे अच्छे अवसर हैं, और ओशो तो प्रोडक्ट तो देके चले गए जिनसे युगों युगों तक समृद्धि को लाया जा सकता है। ओशो अध्यात्म जगत का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। ओशो अपने को पूरी दुनिया में धर्म के जगत में एक बहुत बड़े ब्रांड की तरह स्थापित करके गए थे। बस उसका तो हमें सदुपयोग करना था, लेकिन नहीं हो पाया। अब उसमें या तो नियत में खोट थी, चाहता तो संभावना यही लगती है ऊपर ऊपर से देखने में, या फिर मनुष्य का मन है जिसने अपनी शक्ति की कामना के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपनी जीत के लिए, क्योंकि शक्ति की कामना और अपनी जीत के लिए और अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के लिए और मानसिक कई तरीके की बीमारियों और रुग्णताओं के होते, कई लोग देशों को बर्बाद कर देते, कौमों को बर्बाद कर देते, समूह को भी बर्बाद किया जा सकता है, कर दिया गया है। मुझे ये बात कहने में कहीं कोई हिचक नहीं है कि चाहे नियत में खोट रही हो या मानसिक विकार रहा हो, ओशो के काम का इमेंस नुकसान हुआ, संदेश के तल पे भी और बाह्य समृद्धि के तल पे भी। जोरबादी बुद्धा, न जोरबा दिखता है न बुद्धा दिखता है, दोनों ही तलों पर इतने से सालों में एक दारिद्र्य आ गया, बहुत 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 बुरा दारिद्र्य, और उस दारिद्र्य का असर ओशो से जुड़े अनेक लोगों के ऊपर भी पड़ गया। आज कोई 60-70 साल 80 साल की उम्र में बीमारियों से ग्रस्त हैं या अपनी रोजी रोटी के लिए इधर से उधर, और मैं कुछ नहीं बताया जा सकता, नहीं बताना चाहिए, लेकिन ओशो के कुछ नज़दीक लोग आज जिन अपनी चीज़ों के लिए
कर रहे हैं वो शर्म की बात है, दुख की बात है। बहुत दुख की बात है कि जो लोग सालों तक ओशो के चरणों में बैठे, सालों तक जिनको ओशो ने इतना मान दिया, सम्मान दिया, अपनापन दिया, प्रेम दिया, आज वो किस दयनीय स्थिति में जी रहे। और आज उम्र के उस दौर में उनको क्या क्या नहीं करना पड़ा है, कैसा लगता होगा। लेकिन यस, इस यातना के लिए कुछ लोगों को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेनी तो पड़ेगी, लेनी तो पड़ेगी।